हाँ, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय हमारे देश में जो तिलहनी फसलें हैं उनका उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है, लेकिन गुणवत्ता युक्त उत्पादन और हमारे किसानों का उसको वाजिब दाम मिले, इसके लिए शासन क्या कर रहा है और तिलहनी फसलें अधिक मात्रा में कैसे किसान भाई पैदा करें। ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में कौन कौन सी तिलहनी फसलें हैं जिनका उत्पादन रबी मौसम में हमारे किसान भाई लें तो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आज हमें कृषि महाविद्यालय सीहोर में और हमारे साथ इस समय हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के. पयासी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ एक उन्नत किसान भी हैं, युवा किसान गौरव चतुर्वेदी जी, जो शाजापुर जिले का एक गांव है, वहाँ निवास करते हैं। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि रबी मौसम में हमारे किसान भाइयों को मध्य प्रदेश में कौन कौन सी तिलहनी फसलें बोना चाहिए। सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं। और जहां तक तिलहनी फसलों का प्रश्न है, आज फसल विविधीकरण के दौर में बहुत आवश्यक है कि हम अपनी परंपरागत फसलों के अलावा जो है अपना फोकस उन फसलों पे करें जिनकी देश को आवश्यकता है। आज हमारा देश बड़े पैमाने पे क्योंकि खाद्यान्न तेलों का आयात कर रहा है, अतः तिलहनी फसलों को महत्व देना किसान के तौर पे और सरकारी संस्था के तौर पे दोनों में ही आवश्यक हो जाता है। महत्वपूर्ण रबी मौसम की महत्वपूर्ण जो तिलहनी फसल हैं उनमें से अलसी बहुत अच्छी फसल है। इसके अलावा कुसुम के अलावा सरसों, तोरिया, ये सभी महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो कि रबी के मौसम में लगाई जाती हैं और किसान भाई इनसे जो है अपेक्षाकृत अन्य फसलों की तुलना में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है तिलहनी फसलों का, उसमें जो है मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से रबी मौसम में कमी आ रही है, लेकिन खरीफ मौसम की जो फसलें हैं जैसे सोयाबीन इत्यादि, उसका उत्पादन तो लगभग ज़्यादा ही है। लेकिन तिलहनी जो फसलें हैं जैसे अलसी है, सरसों है, कुसुम है, इनके उत्पादन में कुछ कमी आ रही है। तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से उत्पादन में कमी देखी गई है और इसका कारण है कि किसानों के द्वारा आंशिक रूप से जो हमारी उन्नत कृषि काश्त तकनीकी है उसको आंशिक रूप से अपनाना है। पूर्ण रूपेण अभी भी किसानों ने नहीं अपनाया है। और ख़ासकर जब किसान अपनी ज़मीन का चुनाव करते हैं तो उनका मुख्य रूप से वो जो उनकी सबसे उपजाऊ ज़मीन होती है वो अन्य फसलों को देते हैं, जबकि वर्तमान में देश की आवश्यकता और किसान की स्वयं की आवश्यकता दोनों को दृष्टिगत रखते हुए फसल जो ज़मीन का चुनाव है वो जो हमारी अच्छी जो ढालू दोमट मिट्टी है हम उसका चुनाव करें फसलों के लिए, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है किसानों को उत्पादन भी मिलेगा, साथ ही साथ किसानों को लाभ भी हो। जी अगर डॉक्टर साहब हम बात करें हमारे प्रदेश की, तो हमारे प्रदेश में कौन कौन सी तिलहनी फसलें उगाई जा सकती हैं। हाँ, अपने प्रदेश में रबी मौसम में जो है अलसी की खेती बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़े पैमाने में पूर्व में यह रकबा लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक था। अभी वर्तमान में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। इसके अलावा कुसुम की एक फसल है जो कि उच्च क्वालिटी के तेल के लिए जानी जाती है, तो इस फसल को किसान भाई लगा सकते हैं। यह फसल उन क्षेत्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है जहाँ पे आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस फसल में कांटे होते हैं और कांटों से अगर हमारे किसान भाई पूर्व तैयारी अनुसार रबी में जो नमी की उपलब्धता होती है वो खरीफ में, उसका उपयोग करके अगर जो है सितंबर माह की कटाई के सोयाबीन की कटाई के उपरांत इस फसल की बोनी कर देते हैं, तो जब आपकी मुख्य फसल तैयार की बोनी का समय आता है तब तक यह फसल लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में आ जाती, क्योंकि इस फसल पे कांटे भी होते हैं। अतः यह फसल जो है एज ए गार्ड क्रॉप
के रूप में बहुत अच्छा होती है और आवारा पशुओं से भी आपकी मुख्य फसल को बचाती है इस दिशा में भी। साथ ही साथ इसके बीज के अलावा जो इसके पुष्प होते हैं, उसके पुष्प से किसान भाइयों को लगभग 50 किलो प्रति हेक्टेयर की अधिक आय प्राप्त हो सकती है, जिसका बाजार भाव कम से कम 600 से 700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो इस तरह से किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर के में अतिरिक्त रूप से जो है 30 से 40 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बढ़िया बात बताई है। ऐसी भी तिलहनी फसल हैं जिनकी कीमत 600 से 700 रुपये प्रति किलो हो। किसान भाइयों, आपको निश्चित तौर से इन फसलों का बोना चाहिए। हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं, गौरव चतुर्वेदी, जिनका गांव जंगखेड़ी है, जिला शाजापुर में। गौरव जी, आप बताएं कितनी आपके पास ज़मीन है, और डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन जानना चाहें तो वो भी जान लें। जी नमस्कार, हमें सुन रहे किसान भाइयों। मेरे पास 60 एकड़ ज़मीन है जो जंगीखेड़ी ग्राम शाजापुर ज़िले में है। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर ने जैसे मुझे अलसी के बारे में बताया है, तो सर प्रति हेक्टेयर इसमें कितना खर्चा आएगा अलसी, और इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी हमारी ज़मीन में, मतलब इसके लिए क्या क्या उर्वरकताएँ की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रति हेक्टेयर इसमें कितना खर्चा आएगा पर हेक्टेयर, और बीज कहाँ से उपलब्ध हो, थोड़ा इसमें संपूर्ण जानकारी मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। जी डॉक्टर साहब बताएं। जी जी, जैसा बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा अलसी की खेती के विषय में, तो इसकी उन्नत प्रजातियों से शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में उन्नत प्रजातियों की अगर बात करें तो JLS 66, JLS 95, JLS 121, JLS 122, JLS 133, ये सभी प्रजातियां जो है किसानों के लिए इनका बीज उपलब्ध है, और 1 हेक्टेयर में लगभग 25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई जो है अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में या नवंबर के प्रथम पखवाड़े में की जा सकती है। बुवाई के समय इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि जो हमारे पास बेसल डोज है NPK की या DAP के साथ में या सिंगल सुपर फास्फेट सबसे बेहतरीन तिलहनी फसलों के लिए जो है उर्वरक है, तो सिंगल सुपर फास्फेट की जो है डबल मात्रा जो है, यदि हमारा 25 किलो बीज है तो कम से कम जो है इसमें हम 4 बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट की मिलाएं, और इसके साथ जो है 0 सीड ड्रिल में, सीड ड्रिल का जो पीछे जो बना होता है तो उसमें जो है हम उसको 0 पे इसकी बुवाई करें। पलेवा करके भी हम बुवाई कर सकते हैं और जो है सूखे में भी बुवाई कर सकते हैं। सूखे में बुवाई करने के परिणाम ज़्यादा बेहतर दिखते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। अब बुवाई के उपरांत जो है खरपतवार नाशी की, तो जो गेहूं का खरपतवार नाशी है मेटसल्फुरान और क्लोडिनाफाप, ये बहुत ही अच्छा काम जो है अलसी की फसल में भी करता है। बस किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि 1 हेक्टेयर की जो डोज है या 1 एकड़ की डोज है 1.25 एकड़ में डालने की आवश्यकता होती है अलसी में की फसल में। जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तब इसमें आप जो है NPK का फोलियर स्प्रे, जो पत्ती पर्णी छिड़काव है, उसका एक स्प्रे करते हैं और आपकी फसल जो है बहुत तेज़ी से जो है बढ़वार की अवस्था में आ जाती है। डॉक्टर साहब, जो तिलहनी फसल है, अलसी हो या सरसों हो, तो इनका लाभकारी मूल्य भी किसानों को मिलना चाहिए, इसके लिए वो क्या करें? कुसुम का लाभ जो है MSP भारत सरकार ने ऑलरेडी तय कर रखा है, सरसों का भी है। अलसी में क्योंकि अलसी को जो है अखाद्य तेल के रूप में परिभाषित किया गया है, तो जब तक ये गाइडलाइन भारत सरकार की रहेगी तब तक यह फसल को जो है ना ही सरकारी स्तर पे ना पॉलिसी स्तर पे इसको उतना सहयोग नहीं मिलना चाहिए जितना इस जो है अन्य फसलों को मिल रहा की महत्वपूर्ण फसल की जितनी विशेषता है या जितनी इसकी वैश्विक मांग है। निश्चित रूप से चाहे वो जैविक खेती में हो, चाहे जो है पोषण की गुणवत्ता और उसकी वर्तमान परिवेश में आवश्यकता के दृष्टिकोण से अलसी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और सरकारों को भी चाहिए कि इसमें जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का लाभ, साथ ही साथ इसका जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है निश्चित रूप से निर्धारित करें, जिससे कि किसानों को आर्थिक मजबूत हो। डॉक्टर साहब, सच मानो आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद है कि आप अलसी खेती करेंगे।
सर से जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने हमें अलसी खेती के बारे में। हाँ जी जी, आपको भी धन्यवाद। ठीक है किसान भाइयों, अब समय है अल्प विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सफलता की यशोगाथा में आज की कहानी प्रगतिशील किसान मोहन गौड़ की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के छोटे से गांव चीरखेड़ी में रहने वाले मोहन गौड़ आज हर उस किसान के लिए मिसाल बन चुके हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। मोहन के पिता गौड़ जी गांव में लोकगीत गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अक्सर गांव-गांव, शहर-शहर कार्यक्रमों के लिए बाहर रहते हैं। संगीत उनका जीवन है। हो बैया पकड़ कंगना तोड़ गए और श्याम प्यारे नैना मरोड़ गए। बैया पकड़ कंगना तोड़ गए, श्याम प्यारे नैना मरोड़ गए। नैना मरोड़ गया, नैना मरोड़ गए। फिर राधा मैया कहती हैं कि अरे हमसे ना कछुबे भूल गए, श्याम प्यारे नैना मरोड़ गए। बैया पकड़ कंगना तोड़ गए, श्याम प्यारे नैना मरोड़ गए। लेकिन खेती की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई। घर में 3 भाई, मोहन एक भाई जो खेती में साथ देता है और दूसरा जो रोजगार के लिए भोपाल चला गया। मोहन के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। कम जमीन, अनियमित वर्षा और बढ़ते खर्चों के बीच खेती चलाना आसान नहीं था। कभी मजदूरी करनी पड़ती, कभी दूसरों के खेतों में काम करके घर का खर्च पूरा करना पड़ता। पर मोहन के मन में हमेशा एक बात गूंजती थी, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी जमीन ही मेरा रोजगार बनेगी। प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने खेती में रसायन मुक्त होने की बात सोची और दलहनी फसलों की तरफ ध्यान दिया। एक ही फसल के भरोसे मत बैठो। तब जाकर मैं कृषि विभाग के द्वारा योजनाओं का लाभ उठा रहा हूँ, तो उससे मुझे थोड़ी राहत प्रदान हो रही है। जब मैंने जैविक खेती करना चालू किया, पिताजी ने पूरा मेरे लिए सौंप दिया कि बेटा अब आप अपनी खेती आप संभालो। तब मैंने ये कृषि विभाग से जानकारी ली और कृषि विभाग ने मुझे जानकारी दी थी जैविक खेती की बारे में, तो उसी रास्ते में मैं थोड़ा चला। तो पहले इतना पैदावार नहीं ले पाता था मैं, और अब जो जैविक खेती कर रहा हूँ मैं खुद अपने हिसाब से पिताजी के छोड़ने के बाद में, तो अच्छी पैदावार ले रहा हूँ मैं दलहनी फसल से। और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का अवसर मिला। मोदी जी से संवाद करने के बाद उन्होंने ये तय किया, अब खेती वही करेंगे
जो देश और खुद के लिए फायदेमंद हो। मोहन ने खरीफ मौसम में तुअर जैसी दलहनी फसलों को प्राथमिकता दी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे परिणाम आने लगे। मिट्टी की उर्वरता बढ़ी, खर्च घटा और पैदावार बेहतर हुई। रासायनिक खाद और कीटनाशक से हटकर मोहन ने जैविक खेती को अपनाया। उनकी गाय इस यात्रा में उनकी सच्ची साथी बनी। गाय के गोबर और गौमूत्र से बने जैविक खाद से उन्होंने अपनी जमीन को नई जान दी। आज उनकी फसलें न केवल हरी भरी हैं, बल्कि मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ हो गई है। वहाँ पहुंचकर मुझे अच्छा लगा, ताकि ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार आया हूँ, कभी वहाँ पहुँचा नहीं था। पहली बार वहाँ पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अपन कभी नहीं आए, यहाँ दिल्ली आए। और वहाँ जाके फिर मोदी जी से मिला, भेंट जो भी मुलाकात हुई, उनसे वार्तालाप हुई, तो उन्होंने भी समझाया, उनसे बात हुई, उन्होंने भी समझाया कि धन योजना का बारे में समझाया। इसके बाद दलहनी फसलों की खेती करने के बारे में समझाया। तो उनसे बात करके मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे बात करूं। वो जब बात करने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बाहर नहीं हूं, और बड़ी खुशी महसूस हुई। उन्होंने फिर वहाँ फसलों के बारे में बताया। ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि चलो मैं यहाँ तक आया, आज मुझे ये जानकारी और हुई। मैं सभी किसानों से यह बोलना चाहता हूँ कि एक खेती, एक फसल के भरोसे ना रहें। इससे अच्छा है कि एक बीघा में थोड़ी थोड़ी करके, कि एक बीघा में हल्दी लगा लिया, या एक बीघा में चने लगा लिया। ऐसे 2-3 टुकड़े में अपना थोड़ा थोड़ा फसल लगाएं, तो इससे ज़्यादा लाभ होगा। मोहन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सीखने की ललक उनमें कमाल की है। उन्होंने मोबाइल से खेती के वीडियो देखे, यूट्यूब पर कृषि विभाग के ऑनलाइन कार्यक्रमों से नई तकनीकें सीखी। उन्होंने बताया, आज मोबाइल मेरे लिए किताब है और खेत मेरी प्रयोगशाला। कृषि विभाग के अधिकारियों से निरंतर संपर्क रखकर उन्होंने उन्नत बीज, जल संरक्षण और जैविक पद्धतियों को अपनाया। आज मोहन न सिर्फ अपने खेत में मेहनत करते हैं, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती की जानकारी देते हैं। वे कहते हैं, अगर हमारे खेत जहरीले रसायनों से मुक्त होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी। कृषि विभाग से जुड़कर यह बदलाव आया है कि जो मैं पहले अपने तरीके से करता था, मुझे कोई योजनाओं का मालूम नहीं था, तो मैं अपने तरीके से खेती करता था। जब मैं कृषि विभाग से जुड़ गया, तो कृषि विभाग की जो नई योजनाएं चल रही हैं, उनसे मुझे जानकारी हुई और मैं उनके आधार पर अपनी खेती कर रहा हूँ। उससे इतना बदलाव आया कि जो मैं पहले मजदूरी करता था, अब मुझे मजदूरी की ओर कम जाना पड़ रहा है और मेरा जीवन घर परिवार का सही चल रहा है। उससे बहुत फ़ायदा है। कृषि विभाग से मुझे और इतना भी फ़ायदा हुआ है कि उनने बताया अपनी योजना के तहत कि पशुपालन करो, पशुपालन से जैविक खाद बनाओ, खेती में जैविक खाद का यूज करो, उससे फ़ायदा होगा। कम आय और बढ़ता खर्च एक नई चुनौती। एक समय ऐसा भी आया जब मोहन की आमदनी कम पड़ने लगी, रोजमर्रा की ज़रूरतें बढ़ गईं और बाजार से सब्जियां खरीदना महंगा पड़ने लगा। घर की रसोई में जब खर्च का हिसाब बिगड़ा तो मोहन ने ठान लिया, अब मैं सब्जियां भी अपने खेत से ही उगाऊंगा, और वो भी जैविक तरीके से। उन्होंने खेत के कोने में छोटी सी सब्जी बाड़ी बनाई, जहां टमाटर, बैंगन, मिर्च, लौकी और पालक जैसी सब्जियां लगाने लगे। धीरे धीरे पूरे परिवार की ज़रूरतें खुद के खेत से पूरी होने लगीं। उनकी पत्नी कहती हैं, अब सब्जी में मिट्टी की खुशबू आती है और दिल को सुकून मिलता है। आज मोहन के घर की थाली में वो सब्जियां हैं जो बिना जहर की, बिना मिलावट की हैं, और शायद इसीलिए स्वाद में भी सच्ची लगती हैं। जैसे कि मैं अभी इतनी सी खेती
कर रहा हूँ, तो ये अपने घर के लिए मैं कर रहा हूँ खेती, और ये सब जैविक खेती से ही कर रहा हूँ। रासायनिक खाद इसमें कुछ नहीं डाला है। पिताजी खेती करते थे, तब पानी की इतनी कमी थी कि नदी से लाइन खींच के लाना पड़ता था। यहाँ कहीं पानी नहीं था, तो कहो तो लाइट आ जाए तो पानी आता था, इसके बाद फिर पानी नहीं आता था तो फसल सूख जाती थी कुछ, और मेहनत ज़्यादा करते थे, इसके बाद भी पैदावारी कम होती थी। मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपन इस कोने पे तालाब खुदवा दें, तो जो बारिश का पानी आएगा वो भर रहेगा, तो इससे अपनी खेती का काम होगा। आज मोहन गौड़ अपने गांव के उन्नत किसान कहलाते हैं। उनकी मेहनत, नवाचार और जज्बे ने ये साबित कर दिया कि जमीन छोटी हो सकती है, लेकिन इरादे बड़े होने चाहिए। सफलता की यशोगाथा में आज हमने जानी कहानी प्रगतिशील किसान मोहन गौड़ की, जिन्होंने अपनी मेहनत से कृषि में अपना अलग मुकाम हासिल किया और सबको एक नई राह भी दिखा रहे हैं। किसान वो नहीं जो सिर्फ हल चलाए, किसान वो है जो मिट्टी में सुनहरे सपने बोए। केवले जो ना श्याम कही मानो पट जे चुनरिया ने तानो, केवले जो ना श्याम कही मानो पट जे चुनरिया ने तानो, हाँ जो पट जे मोरी चुनरिया। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं। ये अनुसंधान किसानों तक कैसे पहुँचें, ये जानने के लिए आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विसंगतियां दूर करें, समाधान योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में मखाना खेती को किया जाएगा प्रोत्साहित, गेहूं के पौधे सूखने से बचाएं और औषधीय फसल इसबगोल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की परेशानियां दूर करने और क्लेम के बारे में उनकी शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक ली। श्री सिंह ने बैठक में महाराष्ट्र के कुछ किसानों को भी वर्चुअल जोड़कर गहराई से सीधे उनकी बात सुनी और अधिकारियों से इसके बारे में जवाब मांगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसानों को किसी भी हालत में परेशान नहीं होने देंगे। 1 रुपये, 5 रुपये या 21 रुपये का फसल बीमा क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है। सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच के आदेश दिए। साथ ही किसानों के हित में बीमा कंपनियों एवं अफसरों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसानों को क्लेम जल्दी और एक साथ मिलना चाहिए तथा क्षति का आकलन सटीक प्रणाली से होना चाहिए। इसके लिए श्री चौहान ने योजना के प्रावधानों में आवश्यक होने पर बदलाव कर विसंगतियां दूर करने के निर्देश भी अफसरों को दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश के 90 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोल रही है जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिल नहीं भर पाए। इस योजना में 3 माह या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में एक मुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-2026 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनियों तथा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु portal.mpcz.in, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर हेतु www.mpez.co.in एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर हेतु www.mpez.co.in पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के दौरान अलग अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10% तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर मखाना की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के 4 जिलों
नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में मखाना खेती क्षेत्र को विस्तार के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है। श्री कुशवाहा ने इन जिलों में किसानों को योजना से जुड़ने की अपील की है। श्री कुशवाहा ने कहा है कि मखाने का उत्पादन भी सिंघाड़ा की तरह छोटे छोटे तालाबों में किया जाता है। बिहार में मखाना उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। मखाने के बीज को फल का स्वरूप प्रदान करने के लिए छोटी छोटी उत्पादन इकाइयाँ भी लगाई जाती हैं। मखाने की भारत सहित अरब और यूरोप के देशों में भी काफ़ी मांग रहती है। उल्लेखनीय है कि मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा मखाना बोर्ड का गठन भी किया गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु भी मखाना के उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए प्रदेश के किसानों को इस ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। गेहूं की बोनी के 10 से 15 दिनों के भीतर कतारों में गेहूं की पत्तियां मुरझाई सी नजर आती हैं। उखाड़ने पर पौधे सरलता से उखड़ जाते हैं। जड़ का हिस्सा सफ़ेद की जगह भूरा हो जाता है। सहायक जड़ समाप्त हो जाती है। मुख्य जड़ के साथ गेहूं के बीज का पोचा अवरोध भी भूमि के बाहर सरलता से निकल जाता है। फफूंदी से होने वाले इस बीमारी को फूट रॉट कहा जाता है। हर साल 5 से 7% गेहूं का उत्पादन इसी बीमारी से प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए साफ सुथरा बीज लें, उसे कवकनाशी 3 ग्राम थायरम से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद एजिटोबैक्टर तथा पीएसबी से उपचार करें। इससे गेहूं में होने वाले कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। फफूंद जनित रोग नहीं लगेंगे, साथ ही उत्पादन बढ़ेगा और गेहूं की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। औषधीय फसल ईसबगोल मध्य प्रदेश के मालवा में की जाती है। इसकी बोनी 20 नवंबर तक की जा सकती है। इसके लिए खेत से जल निकासी वाली दोमट भूमि की ज़रूरत होती है। इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है कि इसका बीज बारीक और हल्का होता है, इसलिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करने की ज़रूरत होती है। ईसबगोल लगाने वाले किसान भाई चाहें तो JI 2 किस्म लगा सकते हैं। इसे सर्वोत्तम किस्म माना गया है। अन्य किस्मों में JI 4, HI 5 का भी चयन किया जा सकता है। नगद मुनाफा देने वाली ईसबगोल की खेती कई तरह से किसानों को फ़ायदा पहुंचाती है। इसकी खेती के लिए वैज्ञानिकों के मुताबिक बीज को गोबर खाद में मिलाकर बोनी करने से पौध संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन फसल बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती है। इस फसल के लिए उर्वरकों की भी ज़रूरत होती है। इसमें 125 किलोग्राम यूरिया तथा 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फ़िलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कृषि दर्शन में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।